हेलो एवरीवन, एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हमारी क्लास फिज़िक्स की जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जहां से हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है और ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो कुछ उसका एक छोटा सा क्विक रिविजन अपन ले लेते हैं। ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं कहेंगे अपन, बस इतना आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने की एक और टेक्निक है जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। तो उसका फॉर्मुलेशन अलग है, उसका जो है मतलब डेफिनेशन अलग है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, या फिर यूँ कह दें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बट हम उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जब हमने ये बात कह दी है कि भाई दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हमें ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि उनके बीच रिलेशन है क्या, है ना। तो अब मैथमेटिकली इसको हम रिलेट करेंगे। हालांकि हम एक पहले भी रिलेशन इसके बीच में डिफ़ाइन कर चुके हैं। ये ऐसा सा रिलेशन हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये कुछ इस तरह से डी डॉट एल या डी आर इसको कह सकते हैं। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी से कोई पॉइंट हम कह दें ए तक लाने में किया गया कार्य ए का विभव कहलाएगा। तो ये चीज़ हम डिफाइन पहले ही कर चुके हैं कि ये पोटेंशियल है, तो सीधा सा है कि ये ई और वी के बीच रिलेशन है हमारा। लेकिन ये उस सिचुएशन में है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और हमें वोल्टेज पता करना हो, तो ये रिलेशन काम आता है। अब हम एक दूसरा रिलेशन पता करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से करेंगे। यहाँ देखो हमारे पास v इज इक्वल टू ई डॉट डी एल है या डी आर है, कुछ भी इसको कह सकते हो। डी आर कह दें अगर तो ज़्यादा थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाएगा। तो डी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर। ये दोनों ही मतलब डी एल हो चाहे डी आर हो, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो डी आर एंड ई, ये मैंने डी वी लिख दिया है, आप समझ रहे हो भाई कि यहाँ से इंटीग्रेशन हटेगा तो यहाँ डी वी आ जाएगा। अब इन सब को मैं इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ई जो है वो अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो वो हो जाएगा ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के के। इसकी जगह ये लिख सकते हैं अपन, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डी एक्स आई केप डी वाई जे केप डी जेड के केप, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया है तो एक्स डायरेक्शन में डी एक्स हो गया, डी वाई डायरेक्शन में डी जेड जेड डायरेक्शन में। अगर मैं ये लिख के इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो हमारे पास डी वी देखो क्या हो जाएगा। हम डॉट प्रोडक्ट अच्छे से जानते हैं पहले से कि ये इससे जब डॉट प्रोडक्ट होगा, ये जब इससे डॉट प्रोडक्ट होगा तो ई आई केप वाला आई केप के साथ आ जाएगा, जे केप का जे केप के साथ। ये बताना ये आपको पहले से पता होगा। तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड। तो ये हमारा जो है डी वी का वैल्यू हो गया। इसको इक्वेशन बी नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, अब अपन एक बार फिर से डी वी का और एक नया डेफिनेशन या फिर नया फॉर्म डिफाइन करते हैं। इसको भी वापस रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नई अवधारणा निकल के आती है जिसे अपन कहते हैं पूर्ण अवकलज। ठीक है, पूर्ण अवकलज क्या चीज़ है उसको समझने से पहले हम ये कहते हैं कि जो ये हम v कह रहे हैं ये किसका फंक्शन है, मतलब ये किस पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अभी भी हमने जैसे कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, तो पोटेंशियल भी उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं यहाँ कह दूँ कि क्यू चार्ज है हमारे पास कोई, तो इसके चारों तरफ इनफाइनाइट बहुत दूरी तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूं तो मैं पता कर सकता हूं। तो अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेट है वहाँ एक वोल्टेज भी होगा, तो मैं उसका वोल्टेज भी पता कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को किसी निर्देश तंत्र में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्स कर दूं, तो फिर हर एक जो पॉइंट है उसका कोई विशेष इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और विशेष
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो कुल मिला के जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ पोटेंशियल की, तो वो अपना हर एक पोजीशन का अलग अलग होगा। तो वो एक्स वाई जेड या उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पे अपन बात कर रहे हैं। तो अलग पोजीशन होगा तो वोल्टेज भी अलग होगा। तो इस कारण से एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा। तो v किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसका टोटल डेरिवेटिव, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आई थिंक 12th में आता है, अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस साल मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ लोगे कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव करना है तो इसके तीनों अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसके रेस्पेक्ट में मुझे इसका आंशिक अवकलन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, देखो क्योंकि 3 है यहाँ पे कंपोनेंट, तो पहले x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन क्या होता है कि हम जितने भी वेरिएबल हैं उन सब में से बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं और एक जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे ये है आपके पास कोई फंक्शन है fx, y का फंक्शन है x स्क्वायर y। तो अगर मुझे इसका आंशिक अवकलन करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, आंशिक अवकलन कर्ली इसको बोलता हूँ मैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये d है, इसको मैं कर्ली बोलूँगा, जितनी भी फ्यूचर क्लासेज है उनमें इसको कर्ली बोलूँगा मैं। तो कर्ली f ओवर कर्ली x, तो x के रेस्पेक्ट में कर्ली आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, सिर्फ y कांस्टेंट हो जाएगा। तो y तो कांस्टेंट हो गया, y का तो कुछ हुआ नहीं, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया यहाँ पे 2x। तो ये इसका क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। पूर्ण अवकलन इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल है ना। और अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये हो गया y का डिफरेंशिएशन। अब अगर मुझे टोटल डिफरेंशिएशन करना है इसका अगर मुझे टोटल डिफरेंशिएशन करना है तो मैं करूँगा f एक्स वाई का टोटल डिफरेंशिएशन d, वो होगा कर्ली f ओवर कर्ली x एंड dx। इसके बट्टे में भाई आता है ना जो, वो यहाँ नहीं लगा के अपन यहाँ लगाएंगे, एन प्लस कर्ली f ओवर कर्ली y इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, dv जो है वो v, क्योंकि x y z का फंक्शन है इसलिए टोटल डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, कर्ली v और कर्ली x इंटू डी एक्स प्लस कर्ली v और कर्ली y डी वाई एन प्लस कर्ली v और कर्ली z dz। ये इसका टोटल डिफरेंशिएशन होगा। अगर बाय द वे, वैसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया, अगर बाय द वे कुछ डाउट रह भी रहा है इसमें तो मैथमेटिक्स इस साल की जो है उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। टोटल डिफरेंशिएशन अगर फिर भी आप एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहते हो, एक बार के लिए एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखो कि अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे v फंक्शन है, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव ये होगा। अगर ये सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन होता तो ये हटा देता, टोटल डेरिवेटिव ये 2 हो जाते। तो अगर सिर्फ ये y और z का फंक्शन होता तो इसको हटा देते तो ये 2 आ जाते इसके अंदर। तो टोटल डेरिवेटिव या पूर्ण अवकलज का मतलब ये होता है कि अपन उसको सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और फिर लिखते हैं, तो ये तीनों टर्म्स इसके आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं क्लियर मान रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का टर्म है, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, बट दोनों ही सिचुएशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेनी है। जैसे ये आया अपने पास में, तो देखो ये सी इक्वेशन हो गया और मैं बी और सी को कंपेयर करूंगा। आप देखो बी और सी दोनों ही डीवी के बराबर ही है, dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, dy यहाँ भी है, dy यहाँ भी है, dz यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब मैं इनको कंपेयर करूंगा। देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि ex जो है वो होता है dv। अच्छा, माइनस भी तो चल रहा है, कहाँ चलेगा, माइनस यहाँ है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, राइट। तो ये माइनस यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो dv ओवर dx, ey जो हो जाएगा माइनस dv ओवर dy और ez अपने पास हो जाएगा माइनस dv ओवर dz। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें कि ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। बाय कंपेयरिंग बी एंड सी, इक्वेशन बी और सी को तुलना करने पे दोनों की, तो ये कंपोनेंट्स जो है वो आ जाएंगे अपने पास बराबर में। अच्छा, जैसे ये आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास इस तरह से डिफाइन है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन तीनों से क्या लिख सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी नहीं है ये भैया, ये गलती हो गई ना अपन से, कर्ली है ये, है ना, ये
कर्ली है भाई, यहाँ भी कर्ली लिखा ना, हाँ कर्ली वी और कर्ली एक्स, बहुत फ़र्क है भाई डी में और कर्ली में। डी जो होता है वो टोटल डिफरेंशिएशन में आता है, या फिर ऐसा कह दो उसमें अपन कुछ भी छोड़ते नहीं है, एक ही वेरिएबल होता है। यहाँ पे कर्ली लिख दिया मतलब एक्स वाई जेड तीनों का होगा वो, तो इस कारण से ये होगा कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स आई केप प्लस कर्ली वी ओवर कर्ली वाई जे केप प्लस कर्ली वी ओवर कर्ली जेड के केप। ये हो गया। नीचे शायद कट जाएगा, ये फ्रेम आएगा नहीं तो मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो E इज इक्वल टू अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई केप बच जाएगा, माइनस यहाँ ले लिया मैंने, प्लस कर्ली जे केप कर्ली और कर्ली वाई प्लस के केप कर्ली और कर्ली जेड, और इसके साथ में जाएगा ये V। ठीक है, वोल्टेज बाहर आ गया। ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये एक ऑपरेटर कहलाता है, एक विशेष प्रकार का ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में जिसको डेल ऑपरेटर कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि देखो इसमें आई केप जे केप के केप आ रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेल ऑपरेटर। इसका क्या नाम है भाई, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन होता है, कर्ली और कर्ली एक्स प्लस कर्ली और कर्ली वाई प्लस कर्ली और कर्ली जेड, ये हो गया के केप, ये हो गया जे केप, ये हो गया आई केप। ये बीच में निशान ऑपरेटर की तुल्यता के लिए आता है। तो डेल ऑपरेटर इस तरह से होता है, और इस क्वांटिटी को अभी आप पढ़ के आए हैं 12th में, इस क्वांटिटी को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। मैं ये कह के इससे पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ कि 12th में पढ़ के आए हो आप लोग। ग्रेडियंट ऑफ वी इसको कहते हैं, प्रवणता, वी की प्रवणता इसको कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमारा पूरा का पूरा एक यूनिट है, उस यूनिट में अपन देखेंगे जब अपन फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं वहाँ पे आपको विस्तार से समझा दूंगा कि ग्रेडियंट क्या होता है और इसको डेल को ही ये क्यों लिखते हैं और इसकी जगह और कुछ क्यों नहीं आया। ये सब कुछ जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारों की क्यूरी, जितनी भी क्यूरी है सारी सोल्व हो जाएगी जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब। तो ग्रेडियंट ऑफ वी इसको लिखते हैं। हालांकि आपने 12th में इसको पढ़ रखा है, बट आपको अभी तक भी मोस्ट ऑफ को ये नहीं पता होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, वो रिलेशन ये है। अपने पास दो रिलेशन आ गए भाई। एक रिलेशन हो गया E इज इक्वल टू माइनस डेल V या ग्रेडियंट ऑफ V, और दूसरा रिलेशन ये हो गया। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तब हम वोल्टेज पता कर सकते हैं, और ये रिलेशन क्या है, अगर हमें वोल्टेज पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। इक्वेशन तो दोनों तरफ चलनी चाहिए ना भाई, एक तरफ इक्वेशन चलाने से काम नहीं होता कि अगर आप इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन जा सकते हो तो उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन भी आना चाहिए आपको। लेकिन क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये समाकलन है, आप सीधा इधर नहीं आ सकते, तो आपने पूरा उसको सिस्टमेटिक करके और ये निकाला लास्ट में। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ये हमारा रिलेशन है। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चलो ठीक है, होता है कुछ, उसका फॉर्मुलेशन कर लिया, डेफिनेशन कर लिया। अब हम कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे कि किसी पॉइंट पे क्या होता है। वो स्पेसिफिक सिस्टम क्या है, देखो पहले तो हमने एक पॉइंट के लिए तो पता कर ही लिया है भाई, एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए तो हमने पता कर लिया है। पॉइंट चार्ज से अगर r डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। ये दो चीज़ तो हमने पहले से डिफाइन कर ली, वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर लगा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें तो अपने को आ रही ना, एक चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, ये पिछले दो वीडियो में हमने सोल्व किया था कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो हमने सोल्व कर लिया। अब हम कुछ एक और अलग सिस्टम लेते हैं, वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, लेकिन उसका नेचर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा अलग होगा। तो सिस्टम क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम किसी एक मॉलिक्यूल में चलते हैं। मान लो ये कोई भी मॉलिक्यूल है,
लेट सपोज कोई भी मॉलिक्यूल अणु जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु है, ठीक है, परमाणु भी मान सकते हो, डजेंट मैटर, एंड अणु भी मान सकते हो, चलो, लेकिन अणु से क्या है कि अपन उसका एग्जाम्पल ले पाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनमें क्या होता है, नॉर्मली अपन जानते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस का क्या केस है हमारे पास में कि नॉर्मल सिचुएशन जो होती है उस कंडीशन में जो पॉजिटिव जो चार्ज का जो सेंटर है एक तरह से सिमेट्रिकल होता है वो सेंटर पे ही होता है एकदम, ठीक है, और नेगेटिव इसके चारों तरफ वितरित तो होते हैं, लेकिन उनका जो सेंटर है एक तरह से सिमेट्री में है, तो उन सब का सेंटर इसके एकदम कॉन्साइड होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस का, पॉजिटिव चार्जेस का जो इफेक्ट है और जो नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट है वो दोनों एक ही जगह पे होते हैं। इस कारण से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके, उदासीन करके जो चार्ज आता है वो शून्य आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो यही तो सामान्य स्थिति है जब अपन कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो वो अंदर कोई चार्ज उसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और इस कारण से न्यूट्रलाइज होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब कुछ एक्सटर्नल रीजंस के कारण में भी और कई बार इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण ये प्लस और ये माइनस का जो सेंटर है, केंद्र है, वो विस्थापित हो जाता है, एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाता है कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसकी शेप तो वही रहेगी भाई, शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन प्लस एंड माइनस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये प्लस और माइनस अलग अलग, इस बात पे ध्यान दें भाई, ये एक्सटर्नल रीजन से भी हो सकता है, हम इसको प्रेरित कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, या फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही केस में अभी तक भी इसके अंदर जो चार्ज है वो तो कैसा है, न्यूट्रलाइज्ड ही है, वो अभी तक उदासीन ही है ये, क्योंकि उन्होंने बाहर से कुछ नहीं दिया है इसको। लेकिन जैसे ये अलग अलग हुए तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, EP इसको मैंने नाम दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट हुआ तो भाई सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आएगा, वो ये यहीं पे कौन साइड तो रहेगा नहीं, यहीं पे तो रहेगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आएगा। या फिर मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ना भी आए तो अगर बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस सिस्टम का, इस मॉलिक्यूल का नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बदल जाएगा। पहले मैं ये मॉलिक्यूल अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो इसका नेचर क्या है, और फिर मैं ये रखूं इसका नेचर क्या है, इन दोनों के नेचर अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, तो इसका नेचर बदल जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक नेचर बदल जाएगा। और इलेक्ट्रिक नेचर बदल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टडी का सब्जेक्ट है हमारे लिए, वो स्टडी करने का सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी नेचर अलग क्यों हुआ और वो अलग इस कारण से हुआ है। तो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो अलग अलग हो जाने की जो घटना है ये फिजिक्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना को ही हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक विद्युत धनी और विद्युत ऋणी जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो HCl की जैसे बात करें तो अपन जानते हैं ये विद्युत धनी है और ये विद्युत ऋणी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का इसके पास है। तो जैसे ही हम ये इसमें सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्लोरीन का इफेक्ट जो ज़्यादा होता है, क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन इतना इफेक्ट नहीं दिखाता। तो कुल मिला के ये इसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाते हैं। इस कारण से हम इसको कहते हैं कि इसके पास एक आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसके पास आंशिक धनावेश आ जाता है। ये यही स्थिति है भाई, देखो ये वाली स्थिति यही है कि यहाँ पे एक आंशिक धनावेश आ गया, यहाँ आंशिक ऋणावेश आ गया, सेपरेशन हो गया। जैसे ही सेंटर में थोड़ा सा माइनर सा सेपरेशन हो जाता है तो ये इस तरह की स्थिति आ जाती है, और इस तरह की स्थिति आते ही ये हो जाता है, ये आते ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रिकल नेचर बदल जाती है। अब ये जो सिस्टम है या ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, है ना? ये भी आपने 12th में पढ़ा है, आई थिंक आपने इसी तरीके से पढ़ा होगा। आई थिंक आपको ये सब कुछ आ रहा होगा पहले से, बट क्योंकि ये अपने सब सिलेबस का पार्ट है तो अपन एक बार इसको वापस कर लेते हैं, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या चीज़ें हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल में? इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले है दो चार्जेज। क्या है? चार्जेज। कितने? दो चार्जेज। दो चार्जेज में क्या है? मैग्नीट्यूड है एक तो, और दूसरा नेचर है।
मैग्नीट्यूड एंड नेचर। तो मैग्नीट्यूड तो उनका होना चाहिए सेम, देखो यहाँ पे जो प्लस डेल है यहाँ पे माइनस डेल है, तो मैग्नीट्यूड तो उनका होना चाहिए सेम, और नेचर उनकी होनी चाहिए अपोजिट, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, दो चार्जेस सेम नेचर के, अपोजिट नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, सॉरी। और फिर हमने यहाँ पे कहा है सेपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, यहाँ भी है वो दोनों चार्जेस यहाँ भी है, वो दोनों का नेचर यहाँ भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ में क्या डिफरेंस आ गया, सेपरेशन। तो स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल डिस्टेंस उनके बीच होनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो अगर आप किसी ऐसे सिस्टम का इमेजिनेशन करें जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, उनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, एक तो कि चार्ज उसका है Q, लेट सपोज मैग्नीट्यूड है Q उसका, एक प्लस Q एक माइनस Q। यहाँ बना ही देता हूँ ना एक छोटा सा डायग्राम। ये शायद फ्रेम कट हो गया ना, यहाँ से आपका फ्रेम कहीं से कट हो गया होगा, आई थिंक थोड़ा सा आप मैनेज करना। ये छोटा सा डायग्राम आई थिंक यहाँ से कहीं से कट हो गया होगा, बट मैनेज करना है ना। तो Q मैग्नीट्यूड यहाँ बना देता हूँ, एक Q मैग्नीट्यूड, एक माइनस, ये माइनस कर देता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ, एंड दोनों के बीच सेपरेशन है 2L का। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है ना, तो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ये कहलाती है डाइपोल एक्सिस या फिर द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष डाइपोल एक्सिस कहलाती है वो। ठीक है, और एक तीसरी क्वांटिटी और है कि अगर मैं 2L को Q से मल्टीप्लाई कर दूं, 2L को Q से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं कहता हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास दो ही तो इंफॉर्मेशन है, उन दोनों इंफॉर्मेशन को मिला के मैंने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बाकी सेम है, मोमेंट अलग है, तो डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं अपन। ठीक है, और क्योंकि मैंने डाइपोल मोमेंट पे एक सदिश का निशान लगाया है, तो इसकी एक ट्रेडिशनल, इसको मैं लिखूंगा, एक ट्रेडिशनल डायरेक्शन है, ट्रेडिशनल डायरेक्शन है -Q2 + Q। हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन, -Q2 + Q। तो 2L जो है वो -Q से +Q की तरफ मेजर करना है अपने को, तो -Q से +Q की तरफ ये है अपने पास में। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ऐसा ही क्यों हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सोचना कि क्यों ऐसा ट्रेडिशनल यही क्यों हुआ, माइनस से +Q हुआ, प्लस से -Q नहीं हुआ, ये आपके सोचने का विषय है। नहीं आए तो अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ट्रेडिशनल डायरेक्शन ये हो गई। फिर क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी होगा, तो इसका यूनिट सिंपल सा है, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये इसका। अब जैसे ही हमने ये डिफाइन कर दिया -Q2 + Q ये है कुछ, एंड ऐसा एक सिस्टम है, मैंने इस सिस्टम को कहीं भी रख दिया तो डेफिनेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर जो है वो सिंपली पॉइंट चार्ज जो है उससे थोड़ा अलग होगा, तो इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अलग अलग तरीके के पोटेंशियल होंगे, जो हम इन दो फार्मूलाज से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो कौन से फार्मूलाज है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करते हैं, वो अपन डिफाइन करेंगे। हालांकि ये पॉइंट आपने 12th में है पढ़ा हुआ, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपन डिफरेंट टाइप से देखेंगे। अगर आप 11th को रिकॉल करें तो आपने सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था आपने, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कुछ ऐसा सा आपके पास आया था, ई अक्ष जो है वो होता है 2 गुणा ई निरक्ष, ऐसा सा कुछ आपके पास आया होगा रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है अपन ने पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, हमने कोई जनरल पॉइंट पे नहीं निकाला था। अब हम इसको एक जनरल पॉइंट पे पता करेंगे कि XY कोई पॉइंट है जनरल, उस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक
फील्ड, फिर हम उससे पर्टिकुलर से जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा था 12th में वो एक स्पेशल केस है, सिर्फ जनरल केस नहीं है, स्पेशल केस है सिर्फ, जिससे हम सिर्फ 2 ही पॉइंट पे पता कर सकते हैं। बीच में कहीं आ गया पॉइंट तो आप पता नहीं कर सकते उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए नया फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ो, आप समझो, जो कुछ भी डाउट आए वो नोट डाउन करके रखो क्लासेस में। जल्दी क्लासेस रिज्यूम हो जाएगी, फिजिकल क्लासेस जब यहाँ पे हो जाएगी अपनी ऑफलाइन, तब अपन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और अब अगले वीडियो में मिलते हैं।